नमस्कार, सुबह के 9 बजे मैं हूं सचिन और बात करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। आपने पिछले 4 से 5 दिन में सब कुछ देखा, हाथरस में बच्ची को न्याय के नाम पर, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी खबर सामने आई है। वो ये कि हाथरस के पीछे जातीय दंगा कराने की साजिश थी। प्रदेश में जातीय दंगा फैलाने की एक बड़ी साजिश थी। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कहा है, सीएम योगी ने भी कहा है कि जिन्हें विकास अच्छा नहीं लग रहा वो दंगे की कोशिश में है। ऐसे तमाम इंटेलिजेंस एजेंसी को सबूत हाथ लगे हैं कि बाकायदा दंगों के लिए एक वेबसाइट डिजाइन की थी, बाकायदा दंगों के लिए अफवाह तंत्र का सहारा लिया गया था, बाकायदा दंगों के लिए मैसेजेस को, अफवाहों को स्प्रेड किया गया था और इसमें कई नेताओं के, कई लोगों के और कई फेक हैंडलर्स के नाम भी हैं और इसकी फिलहाल जांच हो रही है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह बाकायदा संयोग नहीं था, हिंसा भड़काने का प्रयोग था। हाथरस का नाम लेकर के और कहीं फेक तस्वीरें फैलाई गई, फेक हैंडलर से इंफॉर्मेशन दी गई और दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। हाथरस में जातीय दंगे फैलाने के कई सबूत मिले। जिसे विकास अच्छा नहीं लग रहा है वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा, इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं और इन सभी षड्यंत्रों के प्रति पूरी तरह आगाह होते हुए हमें विकास की इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाना है। कुछ लोगों के द्वारा प्रदेश में गलत तरीके से जातीय तनाव पैदा करने के लिए इस तरह की चीज़ें कराई गईं और पुलिस ने शुरू से इसमें त्वरित कार्रवाई और तत्समय कार्रवाई की है। एडीजी खुद पहुंचे थे जांच के लिए, एडीजी ने खुद वहां पर बयान लिए थे और एडीजी खुद कह रहे हैं कि बाकायदा इसके पीछे सुनियोजित तरीके की साजिश थी, वेबसाइट भी बनाई गई थी और इसका संज्ञान लिया जा रहा है। अगर पुलिस ने प्रोएक्टिव एक्शन नहीं लिया होता तो ये एक बड़ा दंगा करवाने की साजिश थी। दंगे के लिए बाकायदा वेबसाइट बनाई गई थी, जस्टिस फॉर हाथरस के नाम से एक वेबसाइट बना दी गई थी और उस वक्त क्योंकि बाकायदा अलीगढ़ के हॉस्पिटल की रिपोर्ट ये कह रही है कि कोई रेप नहीं हुआ था, लेकिन उससे पहले रेप की, गैंग रेप की और तमाम तरीके की जो फेक न्यूज़ थी वो फैलाई गई और जाति का नाम, जातिगत तरीके से इस पूरे मामले को जामा पहनाने की कोशिश की गई और दंगों के लिए वेबसाइट तक बनाई गई और बाकायदा ये सुनियोजित तरीके से किया गया ताकि जातीय दंगे करवाए जा सके। वेबसाइट में मास्क लगाकर हमला करने की बात की गई थी। बाकायदा वो वेबसाइट बनाई गई जिसमें लिखा गया था जस्टिस फॉर हाथरस और इसमें पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्रवाई की, उन्हें पहले इंफॉर्मेशन मिल गई थी और बाकायदा इस वेबसाइट में लिखा गया था प्रदर्शन के लिए जितने ज्यादा हो सके लोग पहुंचे, मास्क लगा करके प्रदर्शन करें और कई इस्लामिक ऐसे मुल्क है जहां से बाकायदा इसकी फंडिंग की गई थी। मनीष शुक्ला और शोएब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, एक बार फिर से बेटी को न्याय दिलाना तो बहाना था, असल में क्या जातीय दंगे कराना था? यानी कि एक सोची समझी साजिश के तहत ये सब किया गया क्या? देखिए सचिन, जब दिल्ली के अंदर राइट्स हुए थे और उसकी जब जांच हुई थी तो ये बात सामने आई थी कि कैसे बाहर के देशों में, खासतौर पर पाकिस्तान से फेक ट्विटर हैंडल, फेक सोशल मीडिया के जरिए हैशटैग क्रिएट किए गए और कई फेक पिक्चर्स, वीडियोस डाले गए जिनकी जांच हुई, पाया गया ये फर्जी है और ये कोशिश थी कि देश में दंगे कराए जाए देश के अलग अलग शहरों में। ये पैटर्न लगातार चल रहा है। इससे पहले भी कई जगह देखा गया कि जहां पर जब भी कोई छोटी मोटी टेंशन होते हैं उसमें बड़े जो प्लेयर्स हैं वो कूदते हैं और भारत के अंदर एक अस्थिरता लाने की कोशिश करते हैं। अगर आप हाथरस की बात करें और इंसिडेंट की बात करें तो यहाँ भी जो पुलिस के हिसाब से जो जांच सामने आ रही है और जो सुरक्षा एजेंसियों से जो जानकारी मिल रही है, यहाँ पर भी ठीक एक हाथरस के नाम से एक वेबसाइट बनाई गई जिसमें कुछ पंजाब के या कुछ राजस्थान के कुछ ऐसे हत्या से जुड़े मामले थे जिनकी फोटो को हाथरस के तौर पर दिखाया गया और लोगों को मोबिलाइज करने को कहा गया
और मैं आपको एक बात बताऊं कि ये कई दिनों पहले भी इस तरह की रिपोर्ट आई है कि जो गल्फ देश हैं उनसे काफी पैसा आ रहा है कि जो दलित हैं और जो बाकी जो हिंदू संगठन है, जो जाति हैं, उनके बीच एक फूट डाला जाए और दलितों को अलग किया जाए। तो एक सोची समझी साजिश का भी हिस्सा हो सकता है। ठीक है, लोकतंत्र में सबको प्रदर्शन करने का हक है, लेकिन एक साजिश कराई जाए दंगे की, वो एक दूसरी बात है और इसको लेकर के बेहद गंभीरता से जांच करने की जरूरत है। नहीं, जाहिर सी बात है, जिस तरीके के हम अगर अब इसे देखें कि संयोग नहीं प्रयोग कैसे है, जैसे उस दिन अभी घटना की पूरी जानकारी सामने नहीं आई थी, पुलिस अंदर जाने नहीं दे रही थी, उससे पहले दलित लाइव्स मैटर्स कैसे सिर्फ और सिर्फ जाति के नाम से चीजों को अलग किया गया और बाकायदा वहां पर सुनिश्चित तरीके से लोग पहुंच रहे थे और कहां से पहुंच रहे थे इस बारे में जानकारी नहीं थी और अफवाहें आ रही थी और कई तस्वीरें ऐसे आपत्तिजनक आ रही थी जिनके बारे में कोई प्रमाणिकता नहीं थी। शोएब, कोशिश पहले की गई सीए की तरफ से कि हिंदू मुसलमान किया जाए, माइनॉरिटी को दिखाया जाए कि ये देश रहने लायक नहीं है, अब दलितों को लेकर गई जिस तरीके से जातिगत तरीके से दंगे करवाने की साजिश का पूरा मामला सामने आया है, क्या इसके ऊपर रिएक्शंस हैं? और क्योंकि सरकार का यह कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई की गई इस कारण से चीज रुक गई, वरना कोशिश यहां पर बड़े स्तर पर लोगों की भीड़ के अंदर जाने की थी। देखिए सचिन, आपको याद होगा कल भी मैं इस बात को कह रहा था कि जातीय टकराव की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बनी हुई है और जो खुफिया तंत्र है वो बहुत ज़्यादा अलर्ट यहाँ पर है। प्रशासन को यकीन पहले से ही था कि इस तरह की तमाम जो चीज़ें हैं वो होगी, क्योंकि जब ये पूरा मामला सामने आया, जब पीड़िता दिल्ली हॉस्पिटल पहुँची थी, उसी वक्त आपने देखा कि ये तमाम जो खबरें हैं कि पीड़िता की जीभ काट दी गई है, रीढ़ की हड्डी टूटी है और तमाम तरह की जो बातें हैं वो सामने आई थी। जब 2 दिनों तक मीडिया पर पाबंदी थी, अंदर जाने की जांच कर रही थी, उस वक्त ये खबर फैलाई गई और ये सामने आया कि मोबाइल फ़ोन छीन लिए गए हैं और लात मारी गई है, तमाम चीज़ें। जैसे ही मीडिया को अंदर जाने की एंट्री मिली, मैं खुद जब वहाँ गया और वहाँ के परिवार के लोगों से बात की, मुझे याद है मैंने ये सवाल किया कि क्या आपके मोबाइल फ़ोन छीने गए थे? उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे मोबाइल फ़ोन नहीं छीने गए थे। क्या किसी अधिकारी ने किसी को लात मारी? उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हाँ, सख्ती थी। सख्ती इसलिए कि घर से बाहर कोई घर के अंदर ना आ सके और कोई घर से बाहर ना जा सके, ताकि जो स्थिति बनी हुई है वो बनी रहे, SIT अपनी जाँच कर सके। तो ये जो तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर एक के बाद एक चलाई गई है, तमाम चीज़ें इन्हीं की जाँच करने के लिए लखनऊ में FIR दर्ज की गई है। अब आपको याद होगा, आप तो पहले दिन से वहां पर हैं, ये तो हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग ही बताती है, हम कैसे प्रमाणित तरीके से चीजों को बता रहे थे। आपने देखा होगा तमाम जगहों पर ऐसी चीजें चल रही थी कि देखिए अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, वहां पर अधिकारी लात मार रहे हैं कि अगर आपको रहना है सवर्णों के बीच में तो आपको तो मीडिया चला जाएगा, फिर आप देखिएगा हम आपको क्या हासिल करते हैं, इस तरीके की बात जो कि सिर्फ अफवाह थी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं। और अंदर जाने की जो बात थी कि मीडिया को रोका गया है, जाहिर सी बात है कि प्रशासन ये कह रहा था कि 2 दिनों तक, क्योंकि SIT का जो वक्त था वो सिर्फ 1 हफ्ते का है, 5 दिन आज हो चुके हैं, 2 दिनों के बाद उसको रिपोर्ट देनी है, तो यकीनन वो बेहतर तरीके से जाँच कर सके। प्रशासन लगातार ये बात कर रहा था। हालांकि मीडिया को रोके जाने की पर बहस हो सकती है कि वो ठीक था या गलत था, वो तमाम चीज़ें अलग है, लेकिन उस दरमियान जब मीडिया वहाँ नहीं था तो सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें फैलाने की कोशिश हुई। कल की बात है, जब अलग अलग नेता आए तो लगातार संगठन, एक पक्ष और विपक्ष दोनों का ही, जो आरोपी पक्ष है वो भी और जो पीड़िता के साथ लोग हैं वो भी, आमने सामने कई बार इस तरह की स्थिति हुई। खासतौर पर जब चंद्रशेखर अंदर थे, गांव के चारों तरफ जो आरोपी पक्ष के लोग हैं या वो एक तरीके से वो ये आरोप लगाते दिखे कि यहाँ जहर फैलाने की कोशिश हो रही है। अगर इसी तरह से लगातार यहाँ लोग आते रहे और एक के बाद एक गलत सूचनाएं बाहर आती गई तो वो दिन दूर नहीं जब ये पूरा इलाका जातीय हिंसा में जल उठेगा या ये तमाम चीज़ें हो सकती है। इसीलिए वहाँ पर ASP हो या जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के जितने भी बड़े अधिकारी हैं, गाँव में वो हर वक्त मौजूद रहने की कोशिश करते हैं, आसपास माहौल को ठीक करने की कोशिश करते हैं, ताकि ये बहुत बड़ा कोई इस तरह से एक साजिश में कामयाब कोई ना हो जाए। और यकीनन जिस तरह की बातें हो रही है पीछे से, फिर उस पर वो अगर इस तरह से कामयाब होते तो बड़ा नुकसान हो सकता है। यकीनन ये तमाम जो चीज़ें हैं इन पर इनकी जांच चल रही है, FIR दर्ज हो चुकी है। अब ये निकल कर सामने आएगा कि दरअसल इन सब के पीछे कौन थे, कौन लोग हैं, क्योंकि अगर ये रेप का मामला किसी भी रिपोर्ट से अभी पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन अगर ये रेप का मामला था भी तो यकीन वो कानून के हिसाब से उसकी जांच होगी, सजा मिलेगी। पुष्टि नहीं हुई, जो आरोपी जिन पर आरोप है वो पकड़े गए हैं, ये तमाम चीजें
तो फिर ये कहते हैं ना कि एक ही तरीके की बात कैसे हो सकती थी? कानपुर का भी मामला सामने आया था, बलरामपुर का भी मामला सामने आया था। क्या वहां पर नैरेटिव सूट नहीं करता था मनीष शुक्ला? और क्या इसी तरीके की एक चिंगारी की आड़ में रहते हैं ये कुछ ऐसे किरदार और एजेंसियां कि अभी जिसे कहते हैं कि अभी पूरी खबर सामने नहीं आई, एक वेबसाइट तक बनकर तैयार थी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये एक सेलेक्टिव पिक एंड चूज वाली बात है। जिस तरीके से पॉलिटिशियंस ने सिर्फ हाथरस का मुद्दा उठाया, ये एक डिबेट का इशू है। लेकिन अगर हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करें सचिन, तो ये कई पिछले 1-2 सालों से एक ट्रेंड बन रहा है जो सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा है। देखिए, आप सिर्फ ये मत समझे कि सोशल मीडिया पर हैशटैग क्रिएट करके कुछ भी वीडियो डाल दिया गया और किसी ने वेबसाइट को डाउन कर लिया, मामला खत्म हो गया। कोशिश ये हो रही है कि दंगे कराए जाओ। दिल्ली में दंगे हुए, आप देखिए कि किस तरीके से सीए के प्रोटेस्ट हो रहे थे और उसके बाद 40-50 लोग मर गए। तो यूपी के अंदर भी इस वक्त काफी ज्यादा टेंशन है, क्योंकि ये जो फेक वीडियोस, फेक जो इस तरीके से पिक्चर रिलीज कर रही है, जिसने सोहेब ने बहुत बड़ी बात की कि किस तरीके वो खुद गए जाकर के घर पे देखे और उन्होंने पीड़ित परिवार से पूछा, तो पीड़ित परिवार ने कहा कि ऐसा कुछ ही नहीं हुआ कि उनका मोबाइल छीना गया या उनके साथ मारपीट की गई। जाहिर तौर पर इसको काउंटर करने के लिए हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एजेंसीज हैं, उनको सेम टाइम पे ही इसको काउंटर नैरेटिव देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप 5 दिन बाद सो के उठेंगे और जांच करेंगे कि ऐसा कुछ हुआ था और तब तक दंगे हो जाए जैसा दिल्ली में हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी पर सवाल उठाता है। दूसरी बड़ी बात, जब दंगे होते हैं तो जो दरार पैदा होती है सोसाइटी के बीच में, जात के बीच में या दो धर्मों के बीच में, उसमें सालों लग जाते हैं उस संबंध को नॉर्मल होने में। ये जो दरार पड़ती है लंबे टाइम तक इसका असर दिखाती है और कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन भी इसके जिम्मेदार हैं। क्योंकि देखिए, हमारे देश में कानून है, सीबीआई है, अदालत है, सबको फैक्ट जो सही है उसको आने का वेट करना चाहिए। अपने तरफ से स्टोरी इंपोज कर देना और दंगे कराने की बिल्कुल एक योजना बना लेना, और इतनी जल्दी वेबसाइट आ जाना, इतनी जल्दी पोस्टर आ जाना, इतनी जल्दी उस पर बाकायदा एक तरीके का एक पूरा कार्यक्रम लिख देना कि इतने बजे मशाल जलानी, इतने बजे वहां पहुंचना, इतने बजे यहां करना है। और बाकायदा जब हम ये कह रहे हैं कि आप अगर बात करते हैं बेटियों के न्याय की, तो जाति क्यों लगा रहे हैं? बेटियों की न्याय की बात करते हैं तो फिर आप बलरामपुर भी चले जाइए, आजमगढ़ भी चले जाइए। क्या वहां पर धर्म आपको सूट नहीं करता? क्या ये सिर्फ और सिर्फ ये देखिए, तबीले हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या बेटी को बचाना था और दंगे करवाना था से ये साजिश रची गई कि इतनी जल्दी बाकायदा वेबसाइट बना दी गई, बाकायदा वेबसाइट बनाई गई, शेम उस पर लिखा गया, जस्टिस फॉर हाथरस के नाम से वेबसाइट बनी, उस पर आपत्तिजनक जानकारी का मतलब यह, हम ये आपको थोड़ा सा बता दें, जी न्यूज बाकायदा आपको प्रमाणित तरीके से खबरें बताता रहा है। आपत्तिजनक जानकारी का मतलब यह है कि फेक न्यूज फैलाई गई। जब रेप की खबर सामने नहीं आई थी उस वक्त रेप की खबर फैलाई गई कि जीभ काट दी गई है, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई है, जबकि एफएसएल की तरफ से कहा गया, खुद उत्तर प्रदेश की तरफ से कहा गया, डीजी की तरफ से कहा गया कि देखिए अभी इस तरीके की कोई जानकारी नहीं है और ना इस चीज की पुष्टि हुई है। और फिर तो बाकायदा ये रिपोर्ट में सामने आ गया कि ना रेप हुआ था, ना इस तरीके की, हाँ सिर्फ चोट की खबरें जरूर आई थी, लेकिन बाकायदा इसकी कोशिश की गई कि हाथरस के एवज में यूपी को जलाया जाए। तो बाकायदा उत्तर प्रदेश कैसे बचा? क्योंकि अगर इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था तो हम इसका लगातार जिक्र कर रहे थे, शोएब हमारे रिपोर्टर वहां पर थे, ये जिक्र कर रहे थे कि वहां पर पुलिस के पास, प्रशासन के पास इंफॉर्मेशन थी कि कहीं ना कहीं जातीय तनाव हो सकता है और कोई इसके पीछे बड़ा प्रयोग है। और शोएब, ये कल भी हमने देखा, क्योंकि ये सिर्फ कोइंसिडेंट नहीं था कि एक जगह पर इंसिडेंट ये होता है और इतनी बड़ी संख्या में गांव के बाहर पुलिस बल तैनात था, यानी कि इंफॉर्मेशन तो थी प्रशासन को भी, प्रशासन अपने तरीके से एहतियात से काम ले रहा था कि उसका कोई भी एक स्टेप या कोई बात हिंसा में तब्दील हो सकता है। अब अगर देखा जाए कल की स्थिति, कल समाजवादी पहुंचे, शाम को भी ऐसी स्थिति होने को आई, चंद्रशेखर पहुंचे, और कोई किरदार पहुंचा, आपका क्या स्थिति? देखिए, आज क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो डेलीगेशन है वो पहुंचने वाला है, तो देखना होगा कि वहां कार्यकर्ता जुटते हैं क्या। लेकिन जिस तरह से ये जातीय टकराव की जो बात हो रही है, खुद सोचिए सचिन जी कि अगर किसी भी शख्स को हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में बैठा हुआ हो और वो दलित समुदाय से है या सवर्ण जाति से वो आता है, तो अगर किसी तरह से उसके पास ये खबर पहुंचती है कि एक दलित की बेटी की जीभ काट दी गई है, उस पर अत्याचार हुआ है, और सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठा हुआ शख्स हो, जबकि उसके पीछे सच्चाई कुछ और है, तो यकीनन उसका खून खौलेगा। तो ये जो बातें
बातें हैं ये जो फैलाई गई है, अगर सही खबरें सामने आए, जब तक पुष्टि ना हो, लेकिन उससे पहले ये तमाम चीज़ें फैला दी जाए तो तनाव खुद ब खुद फैल जाएगा। यही चीज़ें यहाँ पर हुई है कि लगातार अलग अलग जो संगठन हैं वो बातें करते रहे, यहाँ पर आए और सरकार को तो कोसते हैं, जाहिर सी बात है कि वो तो एक राजनीतिक पैतरा है, उससे कोई किसी को इनकार नहीं है। लेकिन इस सब के बीच अगर जातीय इस तरह से एक कोशिश ये की जाएगी कि फला धर्म या फला जाति की बेटी के साथ ये हुआ है और जबकि उसकी पुष्टि नहीं हुई तो यकीनन उस समुदाय में नफरत पैदा हो जाएगी, दोनों ही जातियों में नफरत पैदा होगी और फिर वो लंबे वक्त तक वो भर नहीं सकेगी। तो ये चीजें यहाँ पर हुई है, हमने खुद देखा है कि पिछले 3-4 एक बात और बताइए, आप थे ना उस रात भी ग्राउंड पर थे, एक बात और बताइए, आप उस रात भी ग्राउंड पर थे जिस वक्त उस पर सवाल उठ सकते हैं अंतिम संस्कार किस तरीके से किया गया, परिवार को क्यों नहीं मिलने दिया गया, वो दूसरे जांच के विषय, SIT जांच करी। मैं ये कह रहा हूं आप उस रात को थे, अगर उस रात को ये इंफॉर्मेशन ना होती, गांव के बॉर्डर्स खुले होते और वहां किसी को भी जाने की इजाजत हो जाती तो खुदा न खास्ता मेरे ख्याल से कुछ भी हो सकता था उस रात को। देखिए सचिन, मैं सफदरजंग में हॉस्पिटल में भी था, तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब जब पोस्टमार्टम हो चुका था, क्योंकि वहाँ भीड़ जुट चुकी थी और लगातार प्रदर्शन हॉस्पिटल के अंदर ही चल रहे थे। कोविड-19 के मरीजों का वहाँ इलाज हो रहा है, लेकिन हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में वहाँ लोग थे। तो जैसे ही डेड बॉडी को निकालने की कोशिश की गई तो वहाँ गाड़ी को रोक दिया गया। फिर उसके बाद पुलिस ने मुश्किल से गाड़ी को बाहर निकाला हॉस्पिटल से और जो पीड़िता के पिता और उनके भाई थे, भीड़ ने उनको रोक दिया, वो गाड़ी में बैठे नहीं पाए। उसके बाद अब डेड बॉडी का पुलिस किस तरह से लेकर हाथरस जाती। रात के 9:30 बजे तक लगातार पिता को और भाई को ले जाने की कोशिश पुलिस करती रही कि हाथरस चलिए और बेटी का अंतिम संस्कार कीजिए, क्योंकि स्थिति गंभीर होती जा रही है। लेकिन वहाँ पर लोग मौजूद थे, वो उनकी तरफ से बातें कही जाने लगी कि हमारी कुछ डिमांड है, जब तक ये नहीं मानी जाएगी हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। तकरीबन 9:30 बजे के करीब जाकर बड़ी मुश्किल से वहाँ से पिता और भाई को हाथरस लाया गया। तब तक पुलिस को ये इस तरह स्थिति साफ हो चुकी थी, अगर जल्दी से अंतिम संस्कार नहीं किया गया, इंतज़ार लगातार किया गया तो फिर और ज़्यादा सुबह तक मुश्किलें पैदा होगी। प्रशासन की तरफ से जो इनपुट्स मिले हैं, इसी वजह से प्रशासन ने जल्दबाजी की। अब उस पर बहस हो सकती है, उसकी जांच हो सकती है कि क्या अंधेरे में अंतिम संस्कार या आरोप जो लगाया है परिवार ने कि हमारी मर्जी के बगैर किया गया। लेकिन कल मेरी कुछ अधिकारियों से बात हो रही थी जो गाँव के अंदर है, जिला प्रशासन के, उनका ये दावा था कल भी कि उनके पास वीडियो मौजूद है कि अंतिम संस्कार के वक्त पिता मौजूद थे या उनके घर के कुछ सदस्य मौजूद थे। अब वो जबरदस्ती वहां गए थे, अपनी मर्जी से वहां गए थे, ये एक अलग विषय है, इसकी जांच हो सकती है जिस तरह से बात कही भी जा रही है। लेकिन वो अभी भी ये आपने कहा आप सफदरजंग थे और वहां पर इतने लोग कैसे, जब एक परिवार जब अलीगढ़ में था, ये परिवार किसी को मालूम भी नहीं था, सफदरजंग तक भी इस घटना को मालूम नहीं था। क्या वहां से इस पूरी घटना को प्लान किया गया कि अगर यहां से आगे कुछ हादसा होता है तो हम इसे एक चिंगारी के तौर पर यूज करेंगे? क्या इसमें कुछ संगठन थे, यूपी के कुछ माफिया थे जिनकी मिली भगत थी? क्या बाकायदा इसके लिए फंडिंग हुई? क्योंकि ऐसे थोड़ा ना वेबसाइट बन जाएगी, पोस्टर बन जाएंगे, शेम और बाकायदा मशाल जुलूस निकालिए। क्या जानबूझकर पीड़ित लड़की से जुड़ी कई अफवाहें फैलाई गई? और ये बाकायदा हमने देखा कि ट्विटर पर और बाकायदा सोशल मीडिया पर आई दंगा भड़काने के लिए फोटोशॉप का इस्तेमाल किया गया। वो चंडीगढ़ और पंजाब की एक पीड़ित लड़की की तस्वीर का इस्तेमाल करके बाकायदा उसे हाथरस का दिखाने की कोशिश की गई और अब तक की जांच में ऑडियो टेप भी मिले हैं, बाकायदा ऑडियो टेप मिले हैं, जिसमें ऑडियो टेप में कुछ राजनीतिक दल हैं, कुछ पत्रकारों की आवाज है कि बाकायदा कैसे सुनियोजित तरीके से कहा जा रहा था कि इस जगह पर प्रशासन आने नहीं दे रहा है और यहां पर परिवार ने यही कहना है कि उसे दबाने की कोशिश की जा रही है, परिवार के साथ धक्का मुक्की की गई है, परिवार को मारा गया है और यह सब कुछ हो रहा है क्योंकि वो दलित है। ऑडियो टेप भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है और शायद इसी चीज की जानकारी प्रशासन को लग गई थी, उस कारण से प्रशासन ने उस रात को घेराबंदी कर दी, अंदर किसी को घुसने नहीं दिया गया और एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी साजिश नाकाम हुई है, वरना एक बड़े जातीय दंगे के तौर पर जलाने की पूरी कोशिश थी। पीड़ित परिवार को भी भड़काने के लिए बाकायदा बहुत बड़ी फंडिंग हुई है। पीड़ित परिवार को 50 लाख से 1 करोड़ तक का लालच दिया गया है कि आप अपने बयानों को, आप अपने सबूतों को इस तरीके से बोलिए और ऑडियो टेप में एक महिला पत्रकार की बातचीत भी शामिल है। तो जब से ये देखिए, जब से शाहीन बाग का मॉडल होने लगा है कि दिल्ली में दंगे करवाए जा सकते हैं, बस एक हल्की सी चिंगारी होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद से
खिसियाहट यही है कि अब तक दंगे हो नहीं पाए हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे तो देखिए दिल्ली दंगों का जो मॉडल पेश किया पूरी दुनिया के सामने, वैसा साजिश का खुलासा हुआ था कि अब दिल्ली के तर्ज पर, शाहीन बाग के तर्ज पर पूरे देश में इस तरह के दंगे कराने का प्लान है। यूपी में तो खास तौर पर, क्योंकि यूपी में जब दिल्ली में दंगे हुए थे उसका हमने देखा था कि यूपी में जब उसके कुछ और घटनाएं सामने आई थी तो बाकायदा जो कार्रवाई हुई थी, दंगाइयों से ही पैसे वसूलने, दंगाइयों को ही जो भूमि थी वो जब्त करनी और प्रॉपर्टीज को जब्त करना, इसको लेकर के भी वहां पर रोष था, कई अफवाहें फैलाई गई। तो यूपी में दंगा फैलाने का प्लान तो लगातार बनता रहा है। एक बार फिर से ये प्लान था हाथरस के बहाने जिसे फॉइल किया गया, क्योंकि अगर, मैं दोबारा कह रहा हूं, इसे आप समझिए, अगर सिर्फ इतना भर होता कि बेटी को न्याय दिलाना है तो बेटी को न्याय दिलाने के नाम पर बलरामपुर भी जाया जा सकता था। वहां पर भी अभी तक कौन पहुंचा है? वहां सिर्फ प्रशासन पहुंचा था। बाकी जगहों, अलीगढ़ कौन पहुंचा है, अजमेर कौन पहुंचा है? तो देखिए तमाम सवाल हैं जो कि साफ बता रहे हैं। लेकिन मनीष, अब क्योंकि ये एक कहीं ना कहीं खींच भी है और ये फ्रस्ट्रेशन भी है कि दिल्ली दंगों के बाद से मोडस ऑपरेंडी से, भले वो बेंगलुरु हो या फिर दिल्ली में या फिर उत्तर प्रदेश में, कई जगहों पर ऐसी साजिश की खबरें आती रही हैं। लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास ऐसी क्या खबर है, ऐसे कौन से किरदार है, क्या ये पैसा, फंडिंग और क्या ये ताकतें काम कर रही हैं जो बार बार ऐसी कोशिश में लिप्त रहती हैं? जी हाँ, तो देखिए सचिन, अगर आपने दिल्ली राइट का टाइम देखा, उस वक्त जांच में साफ हो गया था कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उनकी जो साख बढ़ रही है इंटरनेशनल लेवल पर, उसको डाउन करने के लिए जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो साजिश रच रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान का नाम सीधा सीधा सामने आया कि किस तरीके से पाकिस्तान ऑपरेट कर रहा है। देखिए यहाँ पर भी अगर देखें तो एक लैब बनाने की कोशिश की गई है हाथरस को, जहाँ एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि कैसे यूपी के जो सीएम हैं, बीजेपी लेड गवर्नमेंट है और सेंटर में प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, कैसे उनको अस्थिर किया जाए, कैसे उनको कमजोर किया जाए। और इसके लिए जाहिर तौर पर जाने अनजाने में जो हमारी अपोजिशन, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो एक सहारा तो बनी रही है। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर जिस तरीके से वेबसाइट बनाई गई, जिस तरीके से पूरे एक मशीनरी काम कर रही है, जो कुछ ही सेकंडों में हैशटैग क्रिएट करके, देखिए जो शोहेब बता रहे थे कि हाथरस में जरूर बड़ी पुलिस के इंतजाम है, लेकिन सोशल मीडिया सिर्फ हाथरस तक लिमिट नहीं है। सोशल मीडिया की पहुंच यूपी के दूसरे गांव में भी है, वहां से 1000 किलोमीटर दूर गांव में भी है, देश के केरल में भी है और बाहर के देशों में भी है। तो जहां इंटरनेशनल इमेज भी खराब होगी, वहीं पर जो दंगे हैं वो पूरा उसका असर देश के किसी भी हिस्से में हो सकता है। लेकिन मैंने तो जो सवाल इसलिए पूछा लगातार मनीष शुक्ला, क्योंकि आप लगातार इस तरह के इनपुट्स पर काम करते रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि भले वो शाहीन बाग में आम बच्चों और महिलाओं को आगे कर दिया, लेकिन पीछे तमाम संगठन सामने आए कि उनकी क्या साजिश थी। बार बार और इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, तो अगर ये दंगों वाली फिल्म दिखाने की कोशिश बार बार की जाती है तो उसका डायरेक्टर कौन है? एक बार फिर से उत्तर प्रदेश को जलाने की ये जो साजिश, जो जी न्यूज एक्सक्लूसिव लगातार आपको बता रहा है, इसके पीछे का डायरेक्टर, इसके पीछे के किरदार कौन है? 10 बजे की बड़ी बहस इसी पर लेकर के आएंगे कि बेटी तो बहाना था, क्या दंगे फैलाना था, और बेटी के नाम पर न्याय की बात करने वाले बाकी जगहों पर मौन क्यों हो जाते हैं? एक छोटा Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.